ये कहानी है पायली नाम के एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी काली चादर ओढ़ लेता था। गांव के लोग शहर की चकाचौंध से बहुत दूर रहते थे। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन शांत थी। लेकिन इस गांव का एक हिस्सा ऐसा था जहां पक्षी भी उड़ने से डरते थे। वो जगह थी गांव का पुराना बिजली सब स्टेशन। अरे यार, ये कैसा गांव है? अभी तो शाम के 7 भी नहीं बजे और ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो गई हो। आदित्य शहर से आया हुआ एक युवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। उसे सरकार ने यहाँ भेजा था ताकि वो गांव की बिजली व्यवस्था ठीक कर सके। नेटवर्क भी चला गया और अब ये बिजली भी गायब हो गई। 3 दिन से यही हो रहा है। तभी बाहर से लोगों की धीमी आवाजें आने लगी। आदित्य बाहर निकला। गांव के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे कुछ बुजुर्ग और गांव के नौजवान बैठे हुए थे। मोहन काका, ये रोज क्या होता है? जैसे ही शाम होती है पूरे गांव की बिजली गायब हो जाती है। क्या रोज फ्यूज उड़ जाता है क्या? बैठो बेटा आदित्य, शहर के लोग घड़ी देखकर चलते हैं, लेकिन हमारा गांव डर की आहट सुनकर चलता है। क्या मतलब? यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली खुद बुझ जाती है। और यकीन मानो, इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। साहब, अगर बिजली आ गई तो वो सब दिखने लगेगा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। काका, आप लोग भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। कल सुबह मैं खुद उस पुराने पावर स्टेशन में जाऊंगा और देखूंगा आखिर दिक्कत क्या है। शायद कोई तार ढीला हो गया होगा या ट्रांसफार्मर खराब हो गई होगी। आदित्य की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। हंसी गायब हो गई, सन्नाटा छा गया। ओ प्लीज काका, मैं इंजीनियर हूं, भूत प्रेत नहीं मानता। उस रास्ते के पास एक पुराना तालाब है जहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। उस दिन के बाद वो जगह इंसानों की नहीं रही। वहां हवा भी रुक जाती है और परछाइयां अपने आप चलती हैं। काका, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, डरने नहीं। कल सुबह मैं वहां जाऊंगा और शाम को पूरा गांव रोशनी से जगमगाएगा। आदित्य गुस्से में पैर पटकते हुए अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ चला गया। उसे लग रहा था कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं और काम ना करने के बहाने बना रहे हैं। लेकिन उस रात आदित्य को पता चलने वाला था। अचानक बाहर हवा तेज चलने लगी थी। पुरानी खिड़कियों के शीशे खड़खड़ाने लगे। पूरा गांव अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। आदित्य ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और मेज पर रख दी। ये गांव वाले भी ना भूत प्रेत की कहानियां बनाकर बैठे रहते हैं। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। फिर उसे ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई चल रहा हो। धीरे धीरे नंगे पैरों की आवाज, जैसे कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। आदित्य अचानक उठ गया। कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। आवाज फिर से आई। इस बार दरवाजे के बिल्कुल पास से आवाज आई। आदित्य ने धीरे से उठा और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ दूर गांव के आखिरी छोर पर एक अकेली मशाल जल रही थी। वो धीरे धीरे हवा में हिल रही थी। आदित्य ने सोचा शायद कोई ग्रामीण होगा। वो वापस कमरे में आ गया। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई, लेकिन तभी, साहब, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आदित्य अचानक उठ गया। कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। शायद सपना था। वो खुद को समझाने लगा। तभी आदित्य जम गया। कुछ सेकंड तक वो हिल भी नहीं पाया। इस बार आवाज और साफ थी। आदित्य धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कांपते हाथों से कुंडी खोली। दरवाजा खुला। सामने एक युवक खड़ा था। उसका चेहरा इतना सफेद था जैसे उसमें खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी आंखें थकी हुई थीं। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, माफ कीजिए, मेरा नाम विक्रम है। मैं पास के खेत वाले घर से आया हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। उन्हें तेज बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस बारिश में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। साहब, मैंने सुना है आप शहर से आए हैं। शायद आपके पास दवाई हो। कृपया मेरी मदद कर दीजिए।
आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसे मोहन काका की बात याद आई। पुराना रास्ता, पुराना तालाब, मौत का दरवाज़ा, लेकिन सामने खड़ा एक बेबस बेटा था। देखो विक्रम, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास फर्स्ट एड किट है। मैं कोशिश कर सकता हूँ। धन्यवाद साहब, बस जल्दी चलिए। तुम्हारा घर दूर है क्या? नहीं साहब, बस उस पुरानी पगडंडी के पार, जहाँ वो पुराना तालाब है, वहीं हमारा घर है। ये सुनकर आदित्य के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो अंदर गया, कुछ दवाइयाँ जेब में रखीं, टॉर्च उठाई और विक्रम के साथ बाहर निकल आया। जैसे ही वे दोनों क्वार्टर से बाहर निकले, गांव का सन्नाटा और गहरा हो गया। गली पूरी तरह सुनसान थी। विक्रम आगे आगे चल रहा था, आदित्य उसके पीछे। लेकिन चलते चलते आदित्य को एक अजीब बात महसूस हुई। उसे अपनी चप्पल की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन विक्रम के कदमों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जैसे वो ज़मीन पर चल नहीं बल्कि हवा में तैर रहा हो। और उसी समय जंगल की तरफ से किसी की बहुत धीमी आवाज़ आई। एक और आ गया। आज फिर कोई इस रास्ते पर आया है। विक्रम, ये आवाज़ किसकी थी? आवाज़ों पर ध्यान मत दीजिए साहब, वो बस भटकी हुई आत्माएं हैं। आदित्य के पैरों तले ज़मीन खिसकने लगी और तभी पेड़ों के बीच से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। आंखों को देखकर आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सिर घुमाकर उधर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ घने पेड़ और हिलती हुई टहनियाँ। विक्रम, क्या यहाँ जंगली जानवर रहते हैं? विक्रम धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहब, यहाँ जानवरों से ज़्यादा खतरनाक चीज़ें रहती हैं। आदित्य को उसकी बात सुनकर अजीब सा डर लगने लगा। वे दोनों धीरे धीरे उस पुरानी पगडंडी पर आगे बढ़ते रहे। रास्ता अब और ज़्यादा सुनसान होता जा रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। उनकी टहनियाँ हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई विशाल हाथ रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद आदित्य ने देखा, एक पुराना तालाब रास्ते के किनारे खड़ा था। तालाब बहुत गहरा था और उसके चारों तरफ पुराने बिजली के तार उलझे हुए थे। आदित्य रुक गया। यही है क्या वो कुआं जिसके बारे में गांव वाले बता रहे थे? विक्रम अचानक रुक गया। कुछ सेकंड तक वो तालाब को घूरता रहा। हाँ साहब, यही है वो जगह जहां से कोई भी सही सलामत वापस नहीं लौटता। क्या मतलब? साहब, हम पहुंच गए हैं। देखिए, वो रहा मेरा घर। अंधेरे में एक बहुत पुराना और टूटा हुआ घर खड़ा था। घर की दीवारों पर काई जमी हुई थी, छत आधी टूटी हुई थी और घर के बाहर एक पुराना बिजली का खंभा टेढ़ा होकर गिरा हुआ था। जैसे ही आदित्य उस घर के आंगन में पहुंचा, उसे एक भयानक सड़न की बदबू महसूस हुई। ऐसी बदबू जैसे कोई चीज महीनों से सड़ रही हो। विक्रम, यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है? साहब, अंदर चलिए, माँ आपका इंतजार कर रही हैं। और एक बात याद रखिएगा, अंदर जो भी देखें, डरिएगा मत। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका मन कह रहा था यहां से भाग जाओ, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। कमरे के अंदर अंधेरा भरा हुआ था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की खाट पड़ी थी। उस पर एक सफेद चादर से ढकी हुई आकृति लेटी थी। विक्रम, तुम्हारी माँ क्या ये सो रही हैं? कोई जवाब नहीं आया। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। विक्रम गायब हो चुका था। कमरे में अब सिर्फ आदित्य था और खाट पर लेटी हुई वो आकृति। तभी खाट पर हलचल हुई। सफेद चादर धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी और एक बहुत बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर धसी हुई, रंग राख जैसा सफेद। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सीधे आदित्य की तरफ देखने लगी। आ गए बेटा? विक्रम कह रहा था शहर से कोई नया साहब आया है जो गांव का अंधेरा दूर करेगा। क्या तुम मेरे घर का भी अंधेरा दूर कर दोगे बेटा? माँ जी, विक्रम कहाँ है? बेटा, वो यहीं है।
आदित्य ने खिड़की की तरफ देखा। दीवार पर विक्रम की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन कमरे में विक्रम खुद कहीं नहीं था। तभी बाहर खड़े उस गिरे हुए बिजली के खंभे में अचानक नीली चमक होने लगी। पूरा घर नीली रोशनी से भर गया। साहब, आप सोच रहे होंगे मैं आपको यहाँ क्यों लाया? विक्रम, तुम कहाँ हो? यही हूँ साहब, हमेशा से यही हूँ। अचानक खिड़की के पास हवा का तेज झोंका आया और उसी पल विक्रम आदित्य के पीछे खड़ा दिखाई दिया। आदित्य डरकर पीछे हट गया। अब विक्रम का चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और उसकी त्वचा जैसे राख बन चुकी थी। खाट पर बैठी बूढ़ी औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, जैसे कोई बहुत समय से भूखा हो। साहब, ये घर कोई घर नहीं है, ये एक जेल है। क्या मतलब? विक्रम ने बाहर खड़े उस टूटे हुए बिजली के खंभे की ओर इशारा किया। 2 साल पहले यहीं इस खंभे से बिजली का तार टूटकर गिर गया था। मैं उसी तार में फंस गया था। पूरे गांव के लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने बिजली बंद नहीं की। मैं तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मेरी मदद करने नहीं आया। मैं अपने बेटे को बचाने दौड़ी, लेकिन वही बिजली मुझे भी खींच ली और उसी नीली आग में हम दोनों जल गए। उस दिन से ये खंभा जिंदा हो गया। ये हर रात किसी की जान चाहता है। नहीं, मेरा इसमें क्या कसूर है? कसूर आपका नहीं है साहब, कसूर उस सिस्टम का है जिसने हमें भुला दिया। आज रात ये खंभा फिर से जिंदा होगा और इसे एक बलि चाहिए। नहीं, मैं नहीं, मुझे जाने दो। अगर कोई इंसान उस तार को अपने हाथों से पकड़ ले और सारा करंट अपने अंदर सोख ले, तो मेरी मां को मुक्ति मिल जाएगी। डरो मत बेटा, बस एक बार उस तार को छू लो, पूरा गांव हमेशा के लिए रोशनी से भर जाएगा। अचानक बाहर तेज बिजली कड़की। नीली रोशनी पूरे घर में फैल गई। आदित्य को महसूस हुआ जैसे ये घर कोई घर नहीं बल्कि कब्र है। नहीं, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। और उसी समय घर का दरवाजा अचानक जोर से खुल गया। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। आदित्य को एक मौका दिखा और वो अचानक दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। आदित्य पूरी ताकत से घर से बाहर भागा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कीचड़ से भरी पगडंडी पर उसका पैर बार बार फिसल रहा था। पीछे से उसे विक्रम की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। भागो मत साहब, जितना भागोगे उतना ही वापस यहीं आओगे। आदित्य बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। कुछ देर बाद वो अचानक रुक गया। उसने सामने देखा और उसका खून जम गया। वो फिर से उसी पुराने घर के सामने खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो दूसरी तरफ भागा था। कहा था ना साहब, ये रास्ता किसी को जाने नहीं देता। इस बार वो बिना रुके भागता रहा। कुछ मिनट बाद उसे सामने वही पुराना कुआं दिखाई दिया। गांव वाले, जिसको यम का दरवाजा कहते थे। साहब, अब भागना बंद कर दीजिए। यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं सब खत्म होगा। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? बस एक बलि, बस एक इंसान जो उस बिजली के तार को छू ले और हमें इस कैद से आजाद कर दे। तालाब के पास वही टूटा हुआ बिजली का खंभा खड़ा था। उसमें से चिंगारियां निकल रही थीं, जैसे वो जिंदा हों। तभी तालाब के अंदर से अचानक फुसफुसाहट आने लगी। आ जाओ, यहाँ बहुत शांति है, यहाँ कोई दर्द नहीं होता। आदित्य ने डरते हुए तालाब की तरफ देखा और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। कुएं के अंदर सिर्फ विक्रम और उसकी मां ही नहीं थे, बल्कि कई और परछाइयां थीं, जैसे बहुत सारे लोग वहां फंसे हुए हों। सबकी आंखें नीली चमक रही थीं। साहब, आप पहले नहीं हैं। आपसे पहले भी कई लोग यहां आए थे, लेकिन कोई भी इस कुएं के पास से जिंदा वापस नहीं गया। क्योंकि असली बिजली अभी तक जिंदा है। कुएं के अंदर से एक तीसरी आवाज गूंजी, जो विक्रम की नहीं थी, जो उसकी मां की भी नहीं थी।
तालाब के अंदर से आई उस तीसरी आवाज ने आदित्य की रूह तक हिला दी। बारिश और तेज हो गई थी। आसमान में लगातार बिजली कड़क रही थी। आदित्य ने डरते हुए तालाब की तरफ देखा। काले धुएं के बीच उसे कई परछाइयां दिखाई दे रही थीं। लेकिन अचानक धुआं धीरे धीरे हटने लगा और तालाब के सबसे नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। आदित्य की सांस रुक गई। तालाब के अंदर से एक बहुत लंबी काली आकृति धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। उसकी आंखें नीली बिजली की तरह चमक रही थीं। उसका शरीर धुएं और बिजली से बना हुआ लग रहा था, जैसे कोई जिंदा करंट हो। विक्रम और उसकी मां तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। मालिक, हमने आपके लिए एक और इंसान ला दिया है। तालाब के अंदर से वो काली आकृति और ऊपर उठने लगी। अब उसका चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन वो इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसके मुंह से नीली बिजली निकल रही थी। वो धीरे धीरे कुएं से बाहर आने लगा। जैसे ही उसका शरीर जमीन को छूने वाला था, आसमान में जोरदार बिजली कड़की। पूरा जंगल नीली रोशनी से भर गया। वो आकृति आदित्य को घूर रही थी। एक और इंसान, एक और डर, एक और बलि। तुम कौन हो? मैं इस गांव का अंधेरा हूं। मैं वो बिजली हूं जो कभी बंद नहीं होती। साहब, हम दोनों भी इसके शिकार हैं। जिस दिन हम मरे थे, उस दिन असली बिजली इसी कुएं से निकली थी। इसने हमें मार दिया और हमारी आत्माओं को यहाँ कैद कर लिया, ताकि हम हर रात किसी नए इंसान को यहाँ लाएं। तो इसका मतलब विक्रम और उसकी मां असली दुश्मन नहीं है, वे भी कैदी है। अब तुम्हारी बारी है। अचानक आदित्य को मोहन काका की बात याद आई। इस अंधेरे में ही सबकी भलाई है। उसने तुरंत समझ लिया, अगर ये चीज बिजली से बनी है तो शायद इसे बिजली से ही खत्म किया जा सकता है। आदित्य ने जल्दी से चारों तरफ देखा। उसे वही टूटा हुआ बिजली का खंभा दिखाई दिया और उसके पास पड़े पुराने तार। उसके दिमाग में खतरनाक योजना आई, लेकिन तभी वो काली आकृति अचानक आदित्य के बिल्कुल सामने आ गई। तुम भाग नहीं सकते। आदित्य ने देखा कि तालाब के अंदर से सैकड़ों सर बाहर निकलने लगे, जैसे सभी फंसी हुई आत्माएं बाहर आने की कोशिश कर रही हों। साहब, अगर इसे अभी नहीं रोका तो पूरा गांव मर जाएगा। आदित्य, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसे समझ आ चुका था कि अगर वो भागा तो ये चीज पूरे गांव को खत्म कर देगी। उसने जल्दी से आसपास देखा। उसे वही टूटा हुआ बिजली का खंभा दिखाई दिया और उसके पास पड़े पुराने हाई वोल्टेज तार दिखाई दिए। आदित्य के दिमाग में अचानक एक खतरनाक योजना आई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। भागने की कोशिश मत करो, यहां से कोई नहीं बचता। तभी आदित्य अचानक मुड़ा और बिजली के खंभे की तरफ दौड़ पड़ा। उसने जमीन पर पड़े दो मोटे तार उठा लिए। बारिश की वजह से जमीन पूरी तरह गीली थी। विक्रम, अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो मेरी मदद करो। विक्रम कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसने अपनी मां की तरफ देखा। दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। नहीं, तुम लोग मेरे गुलाम हो। लेकिन इस बार विक्रम पीछे नहीं हटा। वो बिजली के खंबे की तरफ उड़ता हुआ गया और उसने पूरे जोर से उस टूटे हुए खंबे को पकड़ लिया। नीली चिंगारियां चारों तरफ फैलने लगीं। बूढ़ी औरत ने भी दूसरा तार पकड़ लिया। आदित्य ने दोनों तार जोड़ दिए। अचानक भयानक धमाका हुआ। कुएं के अंदर से नीली आग की लपटें उठने लगीं। नहीं, ये असंभव है। कुएं के अंदर से निकले हुए सर धीरे धीरे गायब होने लगे। विक्रम और उसकी मां की आत्माएं चमकने लगीं। धन्यवाद साहब, आपने हमें आजाद कर दिया। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। अचानक एक बहुत तेज रोशनी हुई और अगले ही पल वो काली आकृति पूरी तरह बिजली में जलकर राख हो गई। तालाब से उठता धुआं धीरे धीरे खत्म हो गया। आसमान में बारिश भी रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी। आदित्य थका हुआ जमीन पर बैठा था। तालाब के पास अब कुछ भी अजीब नहीं था। सब सामान्य लग रहा था। विक्रम और उसकी मां की आत्माएं भी गायब हो चुकी थीं। उस दिन के बाद पायली गांव में कभी भी शाम होते ही बिजली नहीं गई। पूरा गांव हमेशा रोशनी से जगमगाने लगा।
गांव वालों को आज भी समझ नहीं आया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन मोहन काका जब भी आदित्य को देखते तो बस मुस्कुरा देते। अगर आपको ऐसी गांव वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।